मई 7, 2025 की रात को लगभग 1:44 इंडियन आर्म फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर तक जाके 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 80 से 90 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए, जिसमें फाइटर जेट्स और सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स दोनों शामिल थे। इनमें लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्टैंड ऑफ वेपन्स का यूज किया गया, जिसमें से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और हैरब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये फोकस स्ट्राइक्स थी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स पर। किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया। India's attacks were precision oriented, moderate, and most importantly, they were simply a retaliation as they've always been. Our response thereafter was precise, targeted, reasonable, and moderate. It was focused principally and solely on terrorist infrastructure. इंडिया ने इस ऑपरेशन को मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी बताया और कहा कि उन्होंने रिस्ट्रेंट के साथ काम किया। Our press release officially from the government of India clarified with proof, visuals, no civilian, no military establishment and no civilian houses were hit. जो 9 साइट्स टारगेट की गई, उनमें जैश-ए-मोहम्मद का प्रिंसिपल बेस भावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा की फैसिलिटीज मुरिद के और दूसरे लोकेशंस शामिल थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 4 टारगेट्स पाकिस्तान में थे और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इन एयर स्ट्राइक्स में कितने टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया उसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इन स्ट्राइक्स में मारे गए। मसूद अजहर ने बाद में एक स्टेटमेंट में ये एक्सेप्ट किया कि उसके परिवार के 10 लोग मर चुके हैं और काश वो भी उसमें से एक होता। ये वही मसूद अजहर है जिसे इंडिया ने IC-814 हाईजैकिंग के बाद रिलीज किया था। मसूद अजहर एक UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है और उसकी लीडरशिप में जैश-ए-मोहम्मद ने काफी बड़े अटैक्स इंडिया में प्लान किए, जैसे 2001 का इंडियन पार्लियामेंट बॉम्बिंग, 2019 का पुलवामा सुसाइड अटैक। माना जाता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान के भावलपुर में ISI की प्रोटेक्शन में ऑपरेट करता रहा है। जैश के मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर में उसका हेडक्वार्टर्स और सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ नए रिक्रूट्स को ट्रेन किया जाता था। सोर्सेज के अकॉर्डिंग मसूद अजहर ने नवंबर 2024 में इस कैंप में मिलिटेंट्स को पर्सनली एड्रेस भी किया था। यहाँ लगभग 500 से 600 तक मिलिटेंट्स रहते थे, जिसमें पाकिस्तानी और अफगान फाइटर्स शामिल थे। इंडियन इंटेलिजेंस के मुताबिक कई बड़े अटैक्स जैसे 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2016 का पठानकोट अटैक और 2019 पुलवामा बॉम्बिंग इस कैंप से ही प्लान किए गए थे। जैश-ए-मोहम्मद के की लेफ्टिनेंट्स भी इधर से ऑपरेट करते थे, जैसे मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर जो कि जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेशंस का हेड है और यूसुफ अजहर जो कि मसूद अजहर का भाई है। सिंपल वर्ड्स में पिछले 10 सालों से भावलपुर मरकज जैश-ए-मोहम्मद का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नर्व सेंटर था। इंडियन एयर स्ट्राइक्स ने इस कैंप को अपना टारगेट बनाया। मुरिदके का मरकज तैयबा लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा कैंप माना जाता है। यहाँ 1500 से ज्यादा रिक्रूट्स के लिए जगह है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को आइडियोलॉजिकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। विमेन को पैरामिलिट्री ड्रिल और वेपन्स प्रैक्टिस भी सिखाई जाती है। इस मिलिटेंट कैंप ने इंडिया में कई अटैक्स के लिए टेररिस्ट तैयार किए हैं। सबसे नोटेबल एग्जाम्पल है 2008 मुंबई अटैक्स का अजमल कसाब, जिसने यही ट्रेनिंग ली थी। मुरिदके कैंप काफी टाइम से जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन और आर्म्स स्मगलिंग का एक मेजर पॉइंट बना रहा है। ये टेररिस्ट कैंप 2000 से लेकर 2025 तक यानी लगभग 2 डेकेड से एक्टिव था। US UN सैंक्शंस के बावजूद लश्कर-ए-तैयबा इसे खुलेआम चलाता है पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के अंडर। 2021 के मुंद्रा हेरोइन केस में इंडियन अथॉरिटीज ने लगभग 2988 किलो हेरोइन जो कि 21,000 करोड़ का था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सीज किया था। NIA ने रिपोर्ट किया कि लश्कर-ए-तैयबा ड्रग्स के जरिए पैसा कमा रहा है ताकि टेररिज्म को फाइनेंस कर सके और इंडिया में ड्रग अब्यूज को बड़े स्केल पर फैला दे। उसके अलावा बरनाला में मरकज आले हदत, ये भी लश्कर-ए-तैयबा का एक मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप था जहां बहुत से मिलिटेंट्स रहते थे, जिसमें कुछ हाई वैल्यू ऑपरेटिव्स भी शामिल थे। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो 4 टेररिस्ट पहलगाम अटैक के लिए जिम्मेदार थे वो इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए थे और इसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्राइक करके मिट्टी में मिला दिया गया।
उसके सिवा और 6 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को इंडिया ने टारगेट करके ध्वस्त कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के इस रिटेलिएशन को सिविल अटैक्स बता के झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। It is India which cowardly attacked Pakistan and killed innocent citizens, including children, women and elderly. आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। चाहे बात हो झूठी न्यूज की या फेक प्रोपेगेंडा की, पाकिस्तान की बातों पर कभी विश्वास किया ही नहीं जा सकता। ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि अब तक पाक फिजाइया ने भारतीय के 3 जंगी तैयारे गिरा दिए हैं। पाक फिजाइया ने भारत का एक और राफेल तैयारा गिरा दिया है। I can confirm you that 5 Indian aircrafts, including 3 Rafale, 1 Su-30 and 1 MiG-29 have been shot down, and 1 Heron drone has also been shot. कहीं किसी न्यूज में 4 तो कहीं 5 रफेल गिराने की बात करके खुशी मनाते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंटेंशनली कई बार इंडियन सिविलियन एरियाज को टारगेट किया। 7 और 8 मई को पाकिस्तान ने पूंछ में रिलीजियस साइट्स पर कंटिन्यूअस शेलिंग की। एक शेल क्राइस्ट स्कूल के पास गिरा और दूसरा कैरेमेलाइट नन्स के एक कॉन्वेंट पर लगा। खुशकिस्मती से कैजुअलिटीज लिमिटेड रही। लेकिन वहीं 7 मई को पाकिस्तानी शेलिंग का एक मेजर टारगेट था गुरुद्वारा सिंह सभा, जो वहां के सिख कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। गुरुद्वारे के साथ साथ उसके आसपास के सिख घर भी इस हेवी शेलिंग की चपेट में आ गए। गुरुद्वारे की एक आउटर वॉल को नुकसान हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानों की जान का था। कम से कम 3 सिख सिविलियंस की जान चली गई। पूंछ में 7 मई तक टोटल 16 मासूम सिविलियंस की जान जा चुकी थी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर सिख कम्युनिटी को टारगेट किया और गुरुद्वारे के साथ साथ आसपास के घरों पर भी हमला किया। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी इंडिया के सिखों को इंडिया के अगेंस्ट करने की। Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. इनके मीडिया चैनल्स ने तुरंत ये दिखाना शुरू कर दिया कि इंडिया ने खुद अपने गुरुद्वारों पर हमला किया है। कमाल की बात है ना कि पार्लियामेंट अटैक हम खुद करा लेते हैं, पुलवामा हम खुद करा लेते हैं, 26/11 भी हम खुद कराते हैं, और अब ये 100 झूठे मक्कार मरे होंगे तब जाकर हमें ऐसा पड़ोसी मिला है। मतलब झूठ और फरेब की भी हद होती है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अनप्रोवोक्ड लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर के सिविल एरियाज पर हेवी आर्टिलरी और मोटर शेलिंग की, और इस घटना में सबसे हार्ट रेंचिंग लॉस था 2 छोटे भाई बहन जोया और जैन खान की मौत। जोया और उसका जुड़वा भाई जैन पूंछ डिस्ट्रिक्ट के कलानी गांव के रहने वाले थे। 7 मई की सुबह जब उनका परिवार शेलिंग के डर से घर छोड़कर भाग रहा था, तब एक मोटर शेल उनके पास गिरा और जितने में वो कुछ समझ पाते वो शेल फट गया। दोनों बच्चों की साइट पर ही मौत हो गई और उनके पिता रमीज खान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चाचा आदिल पठान ने उस पल का दर्द भरे अल्फाजों में जिक्र किया। उन्होंने कहा, वो दोनों एक साथ इस दुनिया में आए थे और एक साथ चले गए। उनमें से एक ने मेरी बाहों में अपनी आखिरी सांसें ली। जोया और जैन को गांव के कब्रिस्तान में एक दूसरे के पास दफनाया गया और उनके स्कूल बैग्स उनके पैरों के पास रख दिए गए और एक याद बनके दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर 10 मई को पाकिस्तानी आर्टिलरी शेलिंग ने रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 4 सिविलियंस की भी जान ले ली, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी शामिल थे और कई लोग घायल भी हुए। इसके सिवा पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू के भलवल एरिया में आप शंभू मंदिर और आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज पर भी अटैक किया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्लियरली ना सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया बल्कि सिविलियंस और रिलीजियस प्लेसेस को जानबूझकर टारगेट किया। फिर 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और दोनों तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि 10 मई को शाम 5 बजे के बाद सारी फायरिंग, चाहे वो लैंड, एयर या सी से हो, बंद हो जाएगी। लेकिन सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ से वायलेशंस रिपोर्ट किए। 10 मई की शाम जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से दोबारा आर्टिलरी फायर और ड्रोन्स देखे गए। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पब्लिक में पाकिस्तान पर सीज फायर तोड़ने का भी आरोप लगाया। डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है।
लेकिन ये कौन सी नई बात है? पाकिस्तान पहले सीज फायर एग्री करता है और फिर बॉर्डर पर गोलीबारी दोबारा शुरू कर देता है। ये उसकी फितरत है। शशि थरूर का ये ट्वीट एकदम सही बैठता है इनके लिए। इंडिया बार बार ये पॉइंट उठाता है कि पाकिस्तान मिलिटेंट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाने का दिखावा करता है और उनके साथ मिलकर अटैक्स प्लान करता है, जिससे पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल था कारगिल वॉर। पाकिस्तान ने शुरू में यह दावा किया था कि कारगिल में इंडियन टेरिटरीज में घुसने वाले लोग कश्मीरी मिलिटेंट्स या फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन बाद में साबित हो गया इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेज के जरिए कि ये लोग असल में पाकिस्तानी आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जिसका हेडक्वार्टर्स गिलगित था, उसके रेगुलर सोल्जर्स थे। और यही कारण था कि इन्होंने अपने ही सोल्जर्स की डेड बॉडीज तक लेने से मना कर दिया। जरा सोच के देखिए, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पब्लिकली हमेशा ये कहा कि वो खुद विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं। ये कहते हैं कि ये सालों से टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये टेररिज्म को खुद फंड कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 12 ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में बेस्ड हैं और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करती है। जून 2018 में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया। FATF ने ये पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान में लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग होती रही है, लेकिन अक्टूबर 21, 2022 को FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया, जिस पर इंडिया ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा टेरर नेटवर्क्स अभी भी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें वहां के स्टेट एक्टर्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। इंडिया का मानना था कि पाकिस्तान ने जो एक्शंस लिए हैं वो सिर्फ कागज पर ही हैं और कोर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वहां मौजूद है, जो ऑब्वियसली आप सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हैं। और उन्हीं टेरर कैंप्स को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान को $1 बिलियन का डिसबर्समेंट दिया एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर, और तब काफी कंसर्न्स इंडिया की तरफ से उठे कि ये पैसे कहां यूज हो रहे हैं। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। That $1 billion aid has been approved for Pakistan by IMF. And Pakistan has reached a staff level agreement with IMF. It will invest $1.17 billion into struggling economy Pakistan. और ये साबित करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की फैक्ट्री चलाता रहा है। इनके खुद के लोगों ने एविडेंस दिया है कि कैसे पाकिस्तान दुनिया भर में टेररिस्ट को ट्रेन और टेररिज्म को फंड करता है। He was found 800 meters from a military base in Pakistan. ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में एक 3 माला के सेफ हाउस में लगभग 6 सालों से रह रहा था। ये जगह एक आर्मी बेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर थी और ये कहते हैं कि इस बात का पता इनकी इंटेलिजेंस को था ही नहीं और ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर था। मतलब वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आपके आर्मी बेस के बगल में 6 सालों से रह रहा है और आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। कितनी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस है इनकी। 2018 में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस को गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के साथ काम करना आता है। ये ही नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एडमिट किया कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को ट्रेनिंग और फंडिंग प्रोवाइड की है। मतलब ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद 2019 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने USA के दौरे पर यह एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने अल-कायदा जैसे ग्लोबल टेरर ग्रुप को ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने उस समय यह बात भी एडमिट करी कि पाकिस्तान की जमीन पर हजारों आतंकी हैं जिन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके बाद 2018 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी कहा कि बहुत से टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में एक्टिव हैं और इन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कह के बुलाया। 2011 में सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ने पब्लिकली एडमिट किया कि ये टेरर ग्रुप पाकिस्तान से वो ऑपरेट करता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंडिया, कनाडा, USA एंड यूरोपियन यूनियन के देश एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट मानते हैं। इसके बाद इनकी खुद की टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कंफर्म किया कि लश्कर तैयबा के टेररिस्ट जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया था, उनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में हुई थी।
यहाँ तक कि इनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद एडमिट किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को फंड कर रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट को स्टेट फ्यूनरल्स देते हुए नजर आई, पाकिस्तान के झंडों में इनकी बॉडीज को रैप करके। और उसी तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है वो एक यूएस डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट और लश्कर ए तैयबा का सीनियर लीडर है, हाफिज अब्दुल रऊफ। और कितना प्रूफ चाहिए इन्हें? तो क्लियरली ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि इंडिया चुप नहीं बैठेगा जब उसके इनोसेंट सिविलियंस को मारा जाता है और जब बॉर्डर्स पर टेरर एक्सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो भावलपुर और मुरिदके के बर्बाद टेरर कैंप्स हो। ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया, टेरर के नेटवर्क्स, उनका फंडिंग और उनका एजेंडा सब सामने आ गया। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीस की कीमत है कांस्टेंट विजिलेंस और दुनिया को अब और अनदेखा करना बंद करना होगा, खासकर उन देशों को जो डिप्लोमेसी के नाम पर टेररिज्म को शेल्टर देते हैं। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने कही हैं उसके सोर्सेज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।